Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आर्टिकल आया था जहां पर था कि ब्रिक्स प्लस अब राइज करेगा, G7 फॉल करेगा। क्या इंडिया, चाइना और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर पाएगी? इस आर्टिकल को समझने के पहले या फिर ब्रिक्स प्लस देशों की बात करने के पहले, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की बात करने के पहले एक और न्यूज यहां पर देखने को मिल रही है। मैक्सवेल, बहुत ही बेहतरीन नॉकआउट। मैंने आज तक क्रिकेट के इतिहास में ऐसा विटनेस नहीं किया और आई होप, मेरे को भी पता है कि आप लोगों ने भी इससे बेहतर नॉकआउट जो है वो विटनेस नहीं किया होगा। बहुत ही बेहतरीन गेम जो है वो उस दिन देखने को मिला था। मैं तो हाईलाइट ही देखी थी, पूरा मैच नहीं देख पाया था मैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 2001 से। 2001 के अंदर क्या होता है कि जिम ओ'नील उस समय पे गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट थे। वो कहते हैं कि यार एक ऐसी ग्रुपिंग बनना चाहिए, अपनी रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि एक ऐसी ग्रुपिंग बनना चाहिए जहां पर बड़ी इकोनॉमी हो और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो। और इनके इस क्राइटेरिया के ऊपर 4 कंट्री खड़ी उतरती है: ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 के अंदर पहली बार ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना यानी कि इन्हीं देशों के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग न्यूयॉर्क सिटी के अंदर होती है। 2009 के अंदर रशिया फिर ऑफिशियल समिट कराता है और 2010 के अंदर इसी ब्रिक देश के अंदर ब्रिक्स जुड़ जाते हैं ताकि एक अच्छा एंग्रोनिम बन सके। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली जब ब्रिक्स की समिट होती है तो 6 और देशों को ब्रिक्स देशों के अंदर जोड़ा जाता है, जिसमें अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया और इजिप्ट शामिल है। हालांकि ये जितनी भी इकोनॉमी है सब बड़ी इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर इनसे भी बड़ी इकोनॉमी और इनसे भी तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी ऑलरेडी वर्ल्ड में अवेलेबल थी। बट उसके बावजूद भी इन्हीं इकोनॉमीज को क्यों चुना गया है, ये सोचने वाला विषय है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां देखो, इथियोपिया रिसेंटली ब्रिक्स देशों में जुड़ा है, पर बांग्लादेश इसे नहीं जोड़ा गया, जिसकी इकोनॉमी इथियोपिया से बेहतर है। इवन इजिप्ट से बेहतर और बड़ी इकोनॉमी आने वाले समय में इंडोनेशिया की देखने को मिलेगी। और इवन इजिप्ट से बेहतर इकोनॉमी बांग्लादेश की देखने को मिल रही है। और इवन इजिप्ट के अंदर अभी इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या इजिप्ट सच में वो कंट्री है जो आने वाले समय में बहुत तेज ग्रो करेगी या बहुत बड़ी इकोनॉमी है? इवन यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान के ऊपर तो सैंक्शन लगे हैं यूएस के। तो ये सारी कंट्रीज यहां पर एक सवाल उठाती है कि क्या सच में इकोनॉमिकल आधार पे ब्रिक्स का एक्सपांशन किया गया है या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कारण भी है? तो क्लियरली कारण है डी डॉलराइजेशन। एक्चुअल में ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं और उसी को करने के लिए इन्होंने इन देशों को जोड़ा है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है वो समझाऊंगा, पर मैं बताता हूं पहले कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर को अभी ब्रिक्स बदलना चाह रहा है। जैसे 2014 के अंदर ब्रिक्स ने एक अपना खुद का कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया था। इवन आपने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम देखा होगा। जनरली क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्री है ये इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए हवाला देती है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग आपको यहां से बैन कर देंगे। जैसे अभी रिसेंटली रशिया को यहां से बैन किया गया था। ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता क्या है कि एक्चुअल में जो इंटरनेशनल पेमेंट होते हैं वो सारे इस मैसेजिंग सिस्टम के जरिए होते हैं। तो ब्रिक्स देशों ने क्या किया है कि अभी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटा के इसका एक नया अल्टरनेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया है। इवन ब्रिक्स देशों ने अपनी खुद की करेंसी बनाने की बात की है ताकि डॉलर के अंदर सेटलमेंट ना करना पड़े। इवन कस्टम वगैरह को भी कम करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है, जो क्लियरली यहां पर दिखाता है कि ब्रिक्स देश जो है वो आने वाले समय में डॉलर्स को हटाना का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल सेटलमेंट रिजर्व के रूप में आज डॉलर देखने को मिल रहा है, उस डॉलर को रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में जो ब्रिक्स देश हैं ये करने में सक्षम हो पाएंगे? तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हां कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहां पर देखो कि अभी जो कोर ब्रिक्स कंट्री हैं वो ये है, इमर्जिंग इकोनॉमी ये है और G7 देश ये है। अगर आप ध्यान से इकोनॉमी देखोगे तो G7 की इकोनॉमी लगातार श्रिंक कर रही है, मतलब G7 फॉल हो रहा है। और इकोनॉमी के मामले में ब्रिक्स देश लगातार एक्सपांड कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज है। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये ब्रिक देश। और अगर ये ब्रिक्स देश आपस में डिसाइड कर ले कि हम डॉलर को प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर डी डॉलराइजेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहां देखो कि जिन देशों को ब्रिक्स में अभी जोड़ा गया है वापस से उनके नाम देखना।
आपको यहां पर दिखाई देगा अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट। इसके अंदर इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, ये वो देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। इवन रशिया जो ऑलरेडी ब्रिक्स के अंदर अवेलेबल है, यानी कि ब्रिक्स के अंदर अब वो देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर के रूप में यूएस, चाइना, भारत देखने को मिलते हैं। चाइना और भारत और इवन रशिया, चाइना, भारत, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये देश ऑलरेडी अभी ब्रिक्स देशों के अंदर जुड़ चुके हैं, यानी कि टॉप ऑयल प्रोड्यूसर और टॉप ऑयल कंज्यूमर आज ब्रिक्स के अंदर आ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में आपस में ऑयल पेमेंट के सेटलमेंट के लिए अगर ये कोई नई करेंसी डिसाइड कर ले या फिर ब्रिक्स करेंसी का ही प्रयोग कर ले तो डी डॉलराइजेशन के अंदर काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसी कारण से शायद ये ब्रिक्स का एक्सपांशन जो है वो किया गया। इवन आपको पता है रशिया, इंडिया, चाइना, ये देश तो क्लियरली कहते हैं कि यार डी डॉलराइजेशन करना है। इवन ब्राजील के प्रधानमंत्री, ब्राजील के रिजल्ट भी लगातार ये कहते आए हैं कि डॉलर के डोमिनेंस को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर घटाने का प्रयास हम लोगों को करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये बात तो सही है कि हाँ भाई डी डॉलराइजेशन ब्रिक्स कंट्री करना चाहती है और उसको करने के अंदर ये एक पॉजिटिव स्टेप है। पर क्या सच में ब्रिक्स देश ये डी डॉलराइजेशन करने में संभव हो पाएंगी या फिर कुछ चैलेंजेस इनको फेस करने को मिलेंगे? तो वो चैलेंजेस क्या होंगे उसे मैं शुभेंद्र चौहान आने वाले सेशन के अंदर आगे डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को आप लोगों से करनी है। रिसेंटली प्रयागराज के अंदर अनअकैडमी का एक ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है जहां पर आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस ली जाएंगी, जिसकी फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इनरोलमेंट आप 30 नवंबर से कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे पिन करा दी है। शुरू के जो 100 बच्चे होंगे उनको 40% तक का डिस्काउंट जो है मिलने वाला है। एड्रेस मैंने नीचे बताया हुआ, ये एड्रेस है प्रयागराज के अंदर और ये फोन नंबर है। इस फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और बिल्कुल से प्रयागराज के अंदर जाकर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स देशों के, जो मैंने आर्गुमेंट दिए जिनकी वजह से वो डी डॉलराइजेशन करने में संभव हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो इसके अंदर क्या कमियां भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखो अभी ब्रिक्स देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था चाइना। देखने में मिल रहा है कि ब्रिक्स देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, पर उसके अंदर सबसे ज्यादा कोई ग्रो कर रहा था तो वो पिछले कुछ दशकों के अंदर चाइना था। जिस चाइना की ग्रोथ ब्रिक्स देशों के अंदर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से ब्रिक्स देशों की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। अब क्या हो रहा है कि चाइना की इकोनॉमी रियल एस्टेट सेक्टर के गिरने के कारण नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। इवन वेस्टर्न देश लगातार चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, एफडीआई बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण से मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि पहली बार चाइना के अंदर एफडीआई जो है वो डेफिसिट में गया, जिसके कारण से चाइना की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो ओवरऑल ब्रिक्स देश है उनकी इकोनॉमी भी नीचे गिरते हुए दिखाई दे सकती है। इवन मैंने कहा कि यार ऑयल प्रोड्यूसर हैं और ऑयल कंज्यूमर्स हैं, ये दोनों यहां पर हैं, तो हो सकता है कि एक कॉमन करेंसी डिसाइड कर ले एक्सेप्ट डॉलर, जिसका प्रयोग ऑयल के ट्रेड के अंदर आने वाले समय में हो सकता है। बट यूएई और सऊदी अरेबिया बहुत रेजिलियंट है इस चीज को लेके, क्योंकि ये लोग डी डॉलराइजेशन नहीं करना चाहते। इनका जो अधिकतर व्यापार है, अधिकतर कंट्री जो इनको करेंसी देती है वो डॉलर ही है। ऐसी कंडीशन में इनको डॉलर का प्रयोग भी करना होता है, इस कारण से ये डॉलर के काफी फेवर में रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर अल्टरनेट चूज करना है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कंपनी को, कंट्रीज को, तो ये कौन सी करेंसी होगी? अपने आप में ये भी बहुत डाउट है, क्योंकि यहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है करेंसी का। इवन ब्रिक्स देशों के अंदर ही आपको रशिया और इंडिया देखने को मिलेंगे, जो एक समय पे ऑयल के अंदर अभी काफी ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। शुरुआत में यह व्यापार रूपी के अंदर हुआ, पर फिर रशिया ने कहा कि नहीं, रूपी हमको एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि रूपी के बहुत ज्यादा रिजर्व हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया ने युआन की मांग की, पर भारत जो है वो ऑलरेडी चाइना के साथ में डिस्प्यूट में है। ऐसी कंडीशन में वो ये भी नहीं चाहेगा कि चाइना का युआन मजबूत हो, इस कारण से भारत जो है वो चाइना के युआन के ट्रेड करने में अपने आप को पीछे रख रहा है, जिसकी वजह से ना तो रूपी एक ग्राउंड हो सकता है ना युआन। ऐसी कंडीशन में कॉमन करेंसी डिसाइड कर पाना अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। इवन जो ब्रिक्स देश अभी देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडिया चाइना जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में, सऊदी अरेबिया और ईरान तो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति में, साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं आपस में, इजराइल के अंदर और इवन यमन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन दोनों के बीच में भी
आपस में एक सहानुभूति होना या आपस में एक साथ मिलकर काम कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इवन इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये तीनों देश अगर आप देखोगे तो ये प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि यूएस के क्लोज है। बाकी ईरान, रशिया, चाइना एंटी यूएस है, जिनका लगातार कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रिक्स देश जो है वो कॉमन ग्राउंड पे आने में बहुत ज्यादा सफल होने में बहुत चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे। इवन माना जा रहा था पिछले दशक के अंदर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो 2014 के अंदर खुली थी इन्हीं ब्रिक्स देशों के द्वारा, ये आईएमएफ को रिप्लेस कर देगी। पर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास में भी इतना कोई फंड है नहीं कि ये आने वाले समय में आईएमएफ को रिप्लेस कर दे। इवन आप कहोगे कि सर युआन करेंसी या फिर रूपी करेंसी को क्यों करना, क्यों ना हम वो ब्रिक्स करेंसी जो डेवलप कर रहे थे उसी को डेवलप कर लें। पर देखो अगर ब्रिक्स को एज ए करेंसी डेवलप करना है इन सारे देशों के द्वारा, तो देखो अब ब्रिक्स देश ना 5 देशों का समूह नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका, इसके अंदर लगभग 11 देश हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में इन 11 देशों की एक यूनिफाइड मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए। अभी आप देखो कि ब्राजील जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, वहीं रशिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी अलग है, इंटरेस्ट रेट बेस्ड है और उसके अंदर भी स्टैंस अलग है। तीसरी तरफ यूएई और सऊदी अरेबिया ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन के आधार पर नहीं रखते, ये यूएस के डॉलर के आधार पर रखते हैं, क्योंकि ये मेनली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ऐसी कंडीशन में इनकी मॉनेटरी पॉलिसी ही अलग है, जिसके कारण से एक कॉमन करेंसी क्रिएट कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग इशू होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन करने में इतने सक्षम भी ना हो जितना हम लोग सोच रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। ये कोर्स है, ये ऑफलाइन बैच है जो अभी शुरू होने वाली प्रयागराज के अंदर, अगर आप चाहो तो बिल्कुल से जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Unacademy. Let's crack it.